Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and an economist. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today national income calculations, one of the most awaited videos ever, and which method I'm going to teach you today, and that method is total output method. Total output method. By the end of this lecture, you will be able to understand what today I'm going to teach you. I'm going to explain you total output method, formula for calculating in national income through total output method, precautions while calculating national income through total output method. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने लेक्चर की जाने चलते हैं जनाब। ये सारी चीजें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टोटल आउटपुट मेथड। जैसे कि हमेशा कहता हूं, ये लेक्चर देखने के बाद नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस के लिए टोटल आउटपुट मेथड को समझने के लिए आपको फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए जी, मूव करते हैं। सारे अहम पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाइए जाके देखिए। यहाँ पे मैं जीडीपी क्या होती है सब कुछ नहीं समझाने वाला। नेशनल इनकम पे भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाइए जाके देखिए, मजे कीजिए, पहले उसको समझिए, फिर यहाँ आइए। जब आपको जीडीपी समझ आएगा फिर आपको समझ आएगा कि इसको कैलकुलेट हमने कैसे करना है। मूव करते हैं जनाब। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं और ये है तरीका नंबर वन, पहला तरीका, और वो है जनाब टोटल आउटपुट मेथड। दूसरा है इनकम मेथड एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका फॉर्मूला है C+I+G+X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स। अभी हम कवर करने वाले हैं क्या? हम कवर करने वाले हैं टोटल आउटपुट मेथड। वर्ड पे, नाम पे फोकस करो। टोटल आउटपुट मेथड, टोटल आउटपुट मेथड। बांध के रखना है इसको जरा दिमाग में ना, आगे समझ आएगी डेफिनेशन समझ के। चलो मूव करते हैं जनाब। व्हाट इज नेशनल इनकम कैलकुलेट? हाउ इज नेशनल इनकम? Broadest and the most widely used method to measure the national income और gross domestic product GDP वो है total output method। गौर से देखो, total output, national output is equals to national income is equals to national expenditure। national का मतलब है कौमी, पूरी कौम का आउटपुट वो बराबर है किसके? पूरी कौम की नेशनल इनकम के, और वही इक्विवेलेंट होता है नेशनल एक्सपेंडिचर के। गौर से जरा इस चक्कर को समझने की कोशिश करो। क्या है? जितना आउटपुट एक इकोनॉमी में पैदा किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए जितना आउटपुट पैदा हुआ, वो आउटपुट इस्तेमाल भी हो रहा है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पैदा की गई, वो इस्तेमाल भी हो रही हैं, इनकम जनरेट हो रही है, एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। जितना मेरी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर भी है। मुझे मेरी नेशनल इनकम पता चल गई इन चीज़ों से। आउटपुट, इनकम जनरेट हुई, पैसा खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, इससे मुझे पता चल गया कि मेरी आउटपुट यानी मेरी नेशनल इनकम, मेरे जीडीपी क्या है। बात को जरा समझना, अभी तो बड़ा आसान करके मैंने समझाया है। ठीक है, अभी आगे मैं इसकी डेफिनेशंस को समझाऊंगा। गौर से देखो, ये सिर्फ एक लिंक दिया था मैंने। टोटल आउटपुट मेथड, सबसे पहले तो टोटल आउटपुट मेथड जो है वो सबसे आसान और बड़ा ही डायरेक्ट तरीका है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जीडीपी को एक कंट्री की कैलकुलेट करने का। हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम जीडीपी। ठीक है, ऑल्दो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड मेथड बट इट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज। ये जो टोटल आउटपुट मेथड है ये ज़्यादातर यूज़ होता है उन कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड होती हैं, यानी उनकी जो मेजर डिपेंडेंसी है इकोनॉमी की वो सेकेंडरी सेक्टर पे होती है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। सो इनका जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी है वो टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर होती है। वहाँ पे यूजुअली टोटल आउटपुट मेथड यूज़ होता है
नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट साइड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन साइड से, प्रोडक्शन साइड से। इजीएस्ट वर्डिंग से अगर करें तो दिस मेथड इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। जितना पैदावार हुई उसकी मार्केट प्राइस निकाल लो। टोटल आउटपुट मेथड, टोटल आउटपुट मेथड। जितनी गुड्स पैदा की गई एक कंट्री में, जितनी सर्विसेज दी गई एक कंट्री में, बात को समझना मेरी गौर से, उनकी मार्केट वैल्यू निकालो। जितना पैदा हुआ है इसका मतलब है ये बिक रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है, सब कुछ बिक रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू निकालो। आपको टोटल आउटपुट मेथड के जरिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सामने आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर्स हैं तो मैं इनको बहुत आसानी के साथ पढ़ाने की, बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल आउटपुट मेथड में, इन टोटल आउटपुट मेथड एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड। देखो एक्चुअल जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम वैल्यू करते हैं। द डेटा इज यूजुअली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डाटा है उसको ग्रुप कर दिया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर क्या है? माइनिंग है, फिशिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है एंड सो ऑन। वहां से हमारी कितना आउटपुट पैदा हुआ, कितनी इनकम जनरेट हुई है, टोटल आउटपुट मेथड में हमने इसको प्राइमरी सेक्टर में डाला। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, वहां से कितना आउटपुट पैदा हुआ। उसके बाद हमारी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जैसे कि हमारी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है एंड सो ऑन। ये सारा टर्शरी सेक्टर के अंदर चला गया। तीनों के आउटपुट को अलग अलग रखा, तीनों को जब ऐड किया आपके सामने आपकी टोटल नेशनल इनकम निकल आई, टोटल आउटपुट मेथड के जरिए। व्हेन द ग्रॉस प्रोडक्ट इज सॉर्ट आउट बाय एडिंग अप द नेट वैल्यू ऑफ ऑल the production that has been taken place in the various sectors over 1 year। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक साल की पूरी कैलकुलेशन निकाली जाती है कंट्री के अंदर। आगे मूव करते हैं जनाब। अगली बात वो कहता है क्या, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं अब मैं आपको। इसका फॉर्मूला क्या है टोटल आउटपुट मेथड के जरिए कैलकुलेट करने का? द नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स। इसके अंदर ऐड कर देंगे आप क्या? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ आई? मेरी पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन है, नेट प्रोडक्शन जो मेरी हुई है कंट्री में, उसमें मुझे ऐड करनी है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सवाल ये है कि नेट का वर्ड जो मैंने यहां यूज किया है वो क्यों यूज किया है? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स और नेट डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले इसमें से मुझे मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस निकालना है। जो नेट डिफरेंस आएगा उसको मैं ऐड करूंगा अपने टोटल आउटपुट के अंदर, तो मेरे पास टोटल आउटपुट के जरिए मेरी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ये मत समझना कि सिर्फ मेरा जो आउटपुट है मैंने उसको ऐड कर दिया तो मेरी नेशनल इनकम आ गई। ना 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 ना, उसके अंदर ऐड करना है आपने क्या? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से आई हुई जो नेट इनकम है उसको आपने ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। ये है फॉर्मूला। तस्वीर ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा साहब, अगली बात ओवरऑल मैं आपको समझाऊं। इन टोटल द आउटपुट मेथड, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड। दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यू एडेड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। तमाम फर्म्स ने जितनी भी पैदावार की है सबको ऐड कर लिया, हमारी नेशनल इनकम आ गई। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे दिखाया था। बाहर से आने वाले पैसे को भी, जो नेट पैसा हमारे पास बचा है उसको भी ऐड कर दिया, हमारी नेशनल इनकम निकल आई। क्लियर हो गई बात? नेशनल इनकम मालूम करना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर वो नहीं देखा, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाओ जाके देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम पे, क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी है नेशनल इनकम। चलो जी आगे मूव करते हैं जनाब।
ओके ये प्रिकॉशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो कौन से प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। ये 6 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो गलत आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले अवॉइडेंस ऑफ डबल काउंटिंग, अभी मैं सबको डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा। नॉट टू इंक्लूड अनफेयर अर्निंग्स, प्राइस मस्ट बी एडजस्टेड at the general level, dealing sales and purchase of the second hand goods, and so it should not be included. Self consumption services shall be excluded but self consumption goods shall be included. ये सारे पॉइंट्स को अब हम डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास वो बताता है अवॉइडेंस ऑफ डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि डबल काउंटिंग को हमने अवॉइड करना है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी मस्ट कंसीडर ईदर द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड व्हाइल एडिंग अप द वैल्यू of the good which is taking place at various stages and so on। देखो एक बात को समझने की कोशिश करना, हमें डबलिंग को जो है वो अवॉइड करना होता है। डबलिंग को क्या, यानी एक प्रोडक्ट है, अगर वो हर स्टेज से गुजर रही है या वो 4-5 स्टेजेस से होके गुजरती है और हम हर स्टेज के ऊपर उस प्रोडक्ट की एक प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डबलिंग हो जाएगी। प्रोडक्ट एक ही है, वैल्यू उसकी एक ही है, यहाँ पे हमने लगाई, यहाँ पे हमने लगाई, इस स्टेज पे हमने लगाई, इस स्टेज पे हमने लगाई, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं जनाब, उसूल ये कहता है कि जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुई, जब वो फाइनल रेडी हो गई, उसकी मार्केट प्राइस को आप कैलकुलेट करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो जितनी भी अब वॉशिंग मशीन है, मिसाल के तौर पे एक वॉशिंग मशीन को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जो उसकी फाइनल मार्केट प्राइस है मार्केट के अंदर, मैं उस पे लगाऊंगा। एक वॉशिंग मशीन नहीं, ओवरऑल मिसाल के तौर पे, तो मैं उनको उसकी मार्केट प्राइस को लगाऊंगा कि हाँ जी इसकी क्या प्रोडक्शन आउटपुट मेरा क्या है, उसके अंदर मोटर लगी, उसके अंदर बॉडी बनी, इन सबको मैं हर जगह पे नहीं लगाऊंगा। बात ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फाइनल प्रोडक्ट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो डबलिंग का जो आपका शुबा है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कहता है नॉट टू इंक्लूड अनफेयर अर्निंग्स। अनफेयर अर्निंग्स का मतलब क्या है, गैम्बलिंग, जुए के जरिए पैसा जो कमाया जा रहा है, जुए के जरिए पैसा जनरेट हो रहा है, इसको ऐड नहीं किया जाएगा। स्मगलिंग के जरिए जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। रिश्वत के जरिए, चीना झपटी के जरिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए जो पैसा इस तरह से, यानी इलीगल वेज, वो तमाम चीजें जिसको उस कंट्री के कानून ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, उनसे अगर जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, स्पेसिफिकली टोटल आउटपुट मेथड की कैलकुलेशन में। ठीक है। नंबर 3 अगला वो कहता है प्राइस मस्ट बी एडजस्टेड एट जनरल लेवल। नॉर्मली इन अ कंट्री द प्राइसेस आर जनरली केप्ट चेंजिंग। देखो हमारी कंट्री के अंदर तो प्राइसेस यूं जा रही हैं, यूं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है अभी हाल ही के अंदर ये हुआ है कि बड़े बड़े सुपर स्टोर्स ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट उनके पास रखी हुई हैं, जो चीज़ें उनके पास रखी हुई हैं, जो आइटम्स उनके पास रखे हुए हैं, उन पे से प्राइस टैग्स हटा दिए हैं। आप वहाँ से प्रोडक्ट उठा के लाते हैं, काउंटर के ऊपर जब आप आके पहुँचते हैं तो वो आपको बताते हैं ये चीज़ तो इतने की है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोल डांस कर रहा है, डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी प्राइसेस का मार्केट में रक्स हो रहा है, इसकी वजह से जो दुकानदार है वो अपनी प्राइसेस को सेट नहीं कर पा रहा। और जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो दुकानदार जो है वो चाहता है कि जनाब मैंने प्रोडक्ट कल सस्ती खरीदी थी, आज प्राइस बढ़ गए, मैं आज के प्राइस पे प्रोडक्ट रख के बेचूंगा। सो आप समझे मेरी बात को गौर से समझे। तो उन्होंने ये बेसिकली क्या कर दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो डांस हो रहा है, ये जो रक्स हो रहा है, ये जो प्राइसेस की डांस पार्टी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन की डांस पार्टी चल रही है, पेट्रोल की प्राइसेस की डांस पार्टी चल रही है, बेसिकली हमें प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे करना क्या चाहिए कि जनरल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस एडजस्ट हुई, आपको पता है वीकली 41% इन्फ्लेशन, सर फाड़ लिया आदमी सपना जाके दीवार के अंदर। ये जो प्राइसेस का डांस हो रहा है बेसिकली हमें उसके हिसाब से मैनेज करना चाहिए। इसको इमेजिनरी या पिछली प्राइसेस के ऊपर या इसके ऊपर हमें जाके नहीं अपनी प्राइसेस को कैलकुलेट करना चाहिए। तो जनरल लेवल के ऊपर जो इंक्रीज आ रहा है, जनरल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस चल रही हैं, हमें वो प्राइसेस अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में रखनी चाहिए। डीलिंग सेल ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, देखो ये जो सेकंड हैंड परचेजेस हैं इसे हमें अवॉइड करना है। टोटल आउटपुट मेथड ये कहता है इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर, हमें सेकंड हैंड परचेजेस को, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ,
मैंने जाके उस गाड़ी को शोरूम से ख़रीदा, उसके 2 साल चलाने के बाद मैंने उस गाड़ी को किसी और को भेज दिया। अब वो गाड़ी मेरे उससे ऐड नहीं किया जाएगा। नॉर्मली द गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ईयर। जब वो गाड़ी मार्केट के अंदर आई है, उसका एज एन आउटपुट उस गाड़ी की कीमत ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऐड हो चुकी है। अब उसको मैं ऐड नहीं करवाऊंगा, यानी उसे ऐड नहीं किया जाएगा कि जो उस गाड़ी को हर साल जो है वो ऐड किया जा रहा है, उसको 10 लोग चेंज कर चुके हैं 20 लाख की गाड़ी, और फिर इन्फ्लेशन, फिर हमारी बढ़ती हुई जो रुपए की गिरती हुई कीमत है, यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि सुजुकी ऑल्टो उस 13 लाख रुपए की वो आई थी शोरूम से जब लोगों ने निकलवाई थी, और आज वो 25 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी हुई है। उसको जो इसने 13 लाख रुपए की निकलवाई थी, अगर वो आज मार्केट में बेचने जाता है तो 22-21 लाख रुपए की कोई गाड़ी, इतनी स्पीड से तो प्लॉट की प्राइस नहीं बढ़ती, लेकिन उसके ऊपर लोग खुश हो रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी की प्राइस बढ़ गई। गौर से सुने, आपकी गाड़ी की प्राइस नहीं बढ़ी है, करेंसी की वैल्यू गिर गई है। हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, ठीक है, प्राइसेस नहीं बढ़ी है, करेंसी गिर गई है, ठीक है, जिस वजह से वो गाड़ी जो 13 लाख की थी आज वो 25 लाख रुपए पर गाड़ी वही है, करेंसी गिर गई है, ठीक है। सो कहने की जो बात थी वो ये है कि वाइल प्रिकॉशन मेजर्स, हाँ, नॉर्मली जो हम सेकंड हैंड चीज़ को दोबारा से, अगर एक फर्नीचर बना है मिसाल के तौर पे ऊपर फर्नीचर मार्केट में आए हैं तो उनकी ऑलरेडी प्राइस नए फर्नीचर की लग चुकी है। अब बार बार जब वो फर्नीचर चेंज होगा, वो वहाँ से चला जाता है, वो किसी कबाड़ मार्केट में चला जाता है, कबाड़ मार्केट से कोई और खरीद लेता है, उसको हम नेशनल इनकम के अंदर नहीं लगाएंगे, वरना वो एक फर्नीचर जो कल को 1 लाख रुपए का लिया था वो 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए का बना हुआ होगा, कई लोगों ने उसको खरीदा बेचा है, तो डजंट मेक सेंस एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, डोमेस्टिक सर्विसेज सच एज सर्विसेज ऑफ द हाउस वाइफ, अब मेरी वाइफ अगर घर के अंदर काम कर रही हैं तो मैं उनकी सर्विस को सेल्फ कंजम्पशन लूंगा, मतलब मैं उनको पे तो नहीं कर रहा घर के काम के लिए, ठीक है, शी इज डूइंग बिकॉज इट्स हर हाउस, वो यहाँ वो रहती हैं, ठीक है। किड्स पेरेंटिंग, अगर मैं अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये मेरा एक इखलाकी फरीजा है, या मेरा एक, आप कह लें कि मेरा मजहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाया है कि मैं बच्चे का ख्याल करूँ, ठीक है। इस सबको मुझे ऐड नहीं करना है, इस सबको मुझे ऐड नहीं करना है, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड विद इन द हाउस होल्ड्स, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर, paid services like maids, drivers and etc. shall be mentioned. मेरे घर के अंदर मेरी जो इखलाकी या मेरी घरेलू जो ज़रूरतें या सर्विसेज हैं वो तो समझ आता है, वो तो मेरी सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज हैं, लेकिन उसी घर के अंदर अगर एक मेड आती है, अगर एक मैंने ड्राइवर रखा है, अब ये ऐड होगा नेशनल इनकम के अंदर। सऊदी अरब की मिसाल देता हूँ मैं आपको, बड़े मज़े की मिसाल है। सऊदी अरब में क्या होता था कि लोग आए, अच्छा इन लोगों का, सऊदिया वालों का दिल भी बहुत बड़ा है, ठीक है, लोग आए, हमारे पाकिस्तानी आए या दीगर लोग आए, उम्रे पे आए और स्लिप मार गए। अब स्लिप मार गए जनाब, 20-20 साल हो गए, किसी के घर में कोई आए वो आया बन के रुक गई, किसी के घर में कोई मासी बन के रुक गई, किसी के घर में कोई ड्राइवर बन के रहने लगा। सऊदी अभी चलाता रहता था, इन लोगों के दिल भी बड़े हैं, चलाते रहो जी, चलाते रहो, कोई बात नहीं। अब उन्होंने हाल ही में क्या किया है, इन्होंने हाल ही में एक कंपनी बना दी है, गवर्नमेंट के अंडर वो कंपनी है, और उस कंपनी में रजिस्टर हुए बगैर आप किसी के घर में एज आ मेड काम नहीं कर सकते। और अगर मुझे भी अपने घर में किसी को रखना है तो आई हैव टू लीगली, मुझे उस कंपनी को राब्ता करना होगा कि जी मुझे एक मेड चाहिए। वो मुझे मेड की कैटेगरी पूछेंगे, आपको कौन सी नेशनल की मेड चाहिए। जो मेड्स उनके पास रजिस्टर्ड हैं वो मुझे लिस्ट भेज देंगे कि जी ये मेड्स हैं, आप इसमें से किसी को हमारे थ्रू राब्ता कर लें। मैं मेड को राब्ता करूंगा, उसको अपना घर बताऊंगा, वो आएगी, मुझे अपने चार्जेस बता देगी, जी मैं इतने रियाल पर घंटा लूंगी आपके घर आके काम करने के। सवाल क्या है, उन्होंने इस चीज़ को सिस्टमैटिक बना दिया। अब जो भी पैसा मैं पे कर रहा हूं, मैं मेड को नहीं कंपनी को पे करूंगा, कंपनी मेड को पूरा पैसा देगी, ठीक है, कंपनी मेड को पूरा पैसा देगी। लेकिन सवाल यहां ये है कि अब इससे टैक्स नेट के अंदर लोग आ जाएंगे, इससे नेशनल इनकम क्लियरली कैलकुलेट हो जाएगी। कोई वो बंदा जो स्लिप मारा हुआ है वो रजिस्टर ही नहीं हो सकता, उसे रजिस्टर ही नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि उसके पास जो सऊदीया का रेजिडेंस कार्ड होता है, अकामा वगैरह, वो नहीं होगा अवेलेबल। ये न्यू लॉ है। अब गौर से समझो, वही मेड की सर्विस है, वही ड्राइवर की सर्विस है, लेकिन अब ये थ्रू कंपनी हो गई है, तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज शैल बी एक्सक्लूडेड। घर की तो एक्सक्लूड कर दी, लेकिन ये जो मेड वगैरह की है इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, और लीगल तरीका उन्होंने बना दिया कि इस तरह से आओ। ऐसे नहीं होगा कि जनाब किसी को भी घर में रख लिया, जो उसको आपने पैसे दे दिए, उसने अपनी जेब में डाल दिए एंड सो ऑन। इससे फिर हमारी नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा?
क्लियर हुई यहाँ तक बात? चलिए जी आगे मूव करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शेल बी इंक्लूडेड, सर्विसेज एक्सक्लूडेड। यानी मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रहा हूं, बेगम घर में काम कर रही है, इसको एक्सक्लूड कर दो, लेकिन जो घर की बनाई हुई चीजें हैं, गुड्स हैं, उनको इंक्लूड करो। वो कैसे कहता है सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शेल बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशंस, दे कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दे आर वैल्यूड इज बेस्ड ऑन देयर वैल्यूड इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशंस बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ट्रेड। नोट, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स आर फूड बेवरेजेस, प्रोडक्शन, सो ऑन, ये जो घर की चीजें बनाई। यानी अगर मैं अपने घर में कोई पैदावार कर रहा हूं, ठीक है, मैंने घर में सब्जियां लगाई हुई हैं, मैंने घर के अंदर कोई भी चीजें अपने खुद से पैदा करना शुरू की हुई हैं, ये खाने बनाने की नहीं बात कर रहा मैं, घर के अंदर जो चीजें पैदा कर रहे हैं, ये हमारी नेशनल इनकम में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इनको मैं मार्केट में तो नहीं लाया, लेकिन इनकी एक ओवरऑल वैल्यू है। देखो, ये बात मैंने आपसे कहा ना कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है, इसके अंदर डिफिकल्टीज, मैंने एक लेक्चर है पूरा मेरा, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, खुसूसन यूएस वगैरह के अंदर एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे तो लोगों की अपनी ज़मीन होती है, वो अपना खुद ही अनाज उगाते हैं और वो खुद ही खाते हैं, वो ना किसी से शेयर करते हैं ना वो किसी को देते हैं, सिंपल थिंग। अब ऐसे में कैलकुलेशन, या हमारे यहाँ आप चले जाएं, सिंध के अंदर ज़मीनें हैं, पंजाब के अंदर लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीनों पर खुद ही खाते हैं, खुद ही उगाते हैं और खुद ही खा जाते हैं, वो किसी को नहीं देते, वो मार्केट के अंदर कोई चीज़ लेके नहीं आते। लेकिन इसको इकोनॉमिक्स कहती है कि इसे हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे, मगर इसकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं है, पता नहीं चल सकता कि कितना आउटपुट हुआ है, क्योंकि इस आउटपुट ने एक रेजिडेंट को, रहने वाले को फायदा तो पहुंचाया, उसने अपनी कंजम्पशन तो की है, इसलिए ये टोटल आउटपुट के अंदर, टोटल आउटपुट मेथड के अंदर ऐड होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का एंड टोटल आउटपुट मेथड, जो मैंने पहला मेथड आपको समझाया, ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए हर देखने वाले का बहुत 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 फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।